Right. So let's start. Excess of pressure inside a liquid drop and a bubble. ठीक है. Excess of pressure inside a liquid drop and a bubble. ठीक है. अब देखिए. Pressure acts in this way. R is the radius. Due to the property of the surface tension, a liquid surface always tends to have a minimum surface area, which we have already studied yesterday. The small drops and bubbles are found to possess spherical shapes. आपने देखा होगा कि जो ड्रॉप्स एंड बबल्स होती हैं उनका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप्स होता है, राइट? कभी किसी ने रेक्टेंगुलर देखा है या ट्रायंगल? No, sir. राइट, स्फेरिकल होता है. However, a big drop of liquid is not spherical in shape. The reason is that in case of small drop of liquid, the effect of gravity is negligible. As the small drops and the bubbles have spherical shapes, it implies that the spherical surfaces must be possessing minimum surface area. As a drop or a bubble does not collapse under the effect of the force of surface tension, it indicates that pressure inside the drop or the bubble must be greater than outside it. पहली चीज कि spherical क्यों है? Because it acquires minimum surface area. Second thing, that it does not collapse under the effect of the force of surface tension. Why? Because it indicates that the pressure inside the drop or the bubble must be greater than the outside. Outside कौन सा होता है? Atmospheric pressure होता है, right? So first of all, Yes, sir. यहां पर हम देखेंगे inside a liquid drop, inside a liquid drop. ठीक है. So let's consider a drop of liquid of surface tension T and radius R. And let pi and p naught, यहाँ पे हमने pi और p naught को रिप्रेजेंट किया है. These are the values of pressure inside and outside the drop of the liquid. तो pi कौन सा है? pi है pressure inside and p naught pressure outside. राइट, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा. नाउ एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप. अगर हम देखें कि इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप की अगर हम बात करें तो कितना आएगा? डिफरेंस ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं बेसिकली. So we can write excess of pressure, excess of
excess of pressure inside the liquid drop, inside the liquid drop, तो कितना आएगा, पी आई माइनस पी नॉट. ठीक है. सपोज दैट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज इंक्रीज फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल्टा आर. यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है, फिगर के अंदर आप देख सकते हैं रेडियस आर है एंड हमने इसको इंक्रीज करके कितना किया, आर प्लस डेल्टा आर अंडर द प्रेशर डिफरेंस पी आई माइनस पी नॉट. फिर से रिपीट कर रहा हूं. सपोज दैट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज इंक्रीज फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल आर अंडर द प्रेशर डिफरेंस पी आई माइनस पी नॉट. सो आउटवर्ड फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है. फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया. सो व्हाट वी कैन राइट, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉप, तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर. प्रेशर कितना आएगा, तो प्रेशर आएगा पी आई माइनस पी नॉट. और एरिया, तो एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर. बोलो आई बात समझ में. ठीक है. नेक्स्ट दस, अब यहां पर ये हमने जो डेल आर इंक्रीज किया, आर से आर रेडियस थी, हमने कितना इंक्रीज किया, डेल आर. तो ये डेल आर जो रेडियस हमने इंक्रीज किया, डेफिनेटली वी हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क फॉर दैट. सो वी कैन राइट फॉर दैट del w, मतलब the amount of small amount of work done equals to force into del r. तो फोर्स कितना लिखा बेटा हमने, तो फोर्स की वैल्यू ये रही, प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर. सो वी कैन राइट पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल आर. ठीक है. तो ये क्या आ गया हमारा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया. नाउ दिस वर्क डन is the excess, sorry, this work done is by the pressure, कौन सा, excess of pressure against the force of surface tension and it is stored inside the liquid drop in the form of potential energy. तो ये जो हमने वर्क किया बेसिकली, ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो गया अंदर, ये जो बबल है, सॉरी जो ड्रॉप हमने लिया है, इस ड्रॉप का हमने रेडियस आर से आर था, उससे हमने कितना किया, डेल आर इंक्रीज किया. सो ये जो हमने वर्क किया है, ये वर्क इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है किसके अंदर, लिक्विड ड्रॉप के अंदर. सो वी कैन राइट this work is stored, this work is stored in liquid drop in the form of, in the form of potential energy and it is represented by del u. ठीक है. So what we can write, del u is equals to surface tension, del u को हम क्या लिख सकते हैं, surface tension into increase in surface area, increase in surface area. सो सरफेस टेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया. तो बेटा आप बताओ, पहले हमारे पास कितना एरिया था, 4 पाई r स्क्वायर, और हमने कितना बढ़ाया, तो 4 पाई इंटू आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर, और पहले कितना था, 4 पाई r स्क्वायर था. बोलो आई बात समझ में. यस सर. अब हम इसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, इसे मैं डायरेक्टली सेपरेट करके लिख रहा हूं. जैसे कि आप पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, यस और नो. तो मैं इसे यस ओपन सर. करके लिखता हूँ डायरेक्टली, 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r डेल आर प्लस 4 पाई डेल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर. ठीक है. अब यहां से ये 4 पाई r स्क्वायर, ये 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग ये रहेगा, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि डेल आर इज वेरी स्मॉल. तो जो टर्म है डेल आर स्क्वायर की, इसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. बोलो.
आई बात समझ में? बिकॉज डेल आर इज वेरी स्मॉल, बिकॉज ऑफ दैट डेल आर स्क्वायर टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड. तो ये वाली जो टर्म है, this term we can neglect it. Why? Because del r is very small. बात आ रही है समझ में सभी को? Yes, sir. So now what we can write, tension equals to, sorry, d del u, जो potential energy है हमारी, del u, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, t into क्या बचा, 8 pi r del r. तो we can write 8 pi r del r. बोलो आई बात समझ में? हेलो. Yes, sir. तो अब यहाँ पर देखो, एक तो हमने इक्वेशन ये निकाली और एक इक्वेशन हमने यहाँ पर निकाली थी डेल डब्ल्यू की, दिस, राइट? बिकॉज ये हमने क्या कहा कि जो वर्क डन हमने किया है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली 8 इंटू 8 पाई आर डेल आर, और हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, वर्क डन. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी आई माइनस पी नॉट इंटू डेल आर इक्वल्स टू 8 पाई टी आर डेल आर. ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि डेल आर और डेल आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 पाई, ये 4 पाई मतलब ये 2 आ जाएगा, देन यहाँ से एक आर, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी आई माइनस पी नॉट इक्वल्स टू, वी कैन राइट, यहाँ बचेगा 2 टाइम्स ऑफ टी डिवाइड बाय आर. ये इक्वेशन नंबर आ गई 3. बोलो कोई डाउट है किसी को? No, sir. तो यहाँ पर हमने इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, जो प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप कितना आया, 2t बाय आर. समझ में आया बेटा? Yes, sir. बोलो किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप Pi minus P naught equals to 2T by R. ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? जैनम, जैनिल, जागृत, तनिष्राज, हस्ती, रिद्धि, No, sir. No doubt. No, sir. शैल, पंकज, तन्मय, No, sir. किसी को No, डाउट sir. नहीं है? No, sir. पक्का? ओके, चलिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट द बबल. ठीक है, so let's write for the inside a liquid bubble. Inside a liquid bubble. Okay, so let's understand, a liquid bubble has air both inside and outside. ये चीज क्लियर है? Yes. ये जो लिक्विड बबल है, इसके अंदर क्या होता है, इट हैज एयर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर बाहर दोनों तरफ है. ठीक है, सो वी कैन से इट हैज टू फ्री सरफेसेस. ये मैं पूछ रहा था आप लोगों से, इट हैज टू फ्री सरफेसेस. ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है, if a liquid bubble increases in size from radius r to r plus del r, then the area of its inner surface as well as outer surface will increase. मतलब
दोनों सरफेस का एरिया अब इंक्रीज होगा इसका। बात आ रही है समझ में? यहाँ पर हमारे पास में क्या है, दो सरफेसेस हैं। सो व्हेन वी चेंज, व्हेन वी इंक्रीज इट्स रेडियस, व्हेन वी इंक्रीज, लिख देता हूं, ध्यान रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी इंक्रीज इट्स रेडियस आर टू आर प्लस डेल आर, जब आप ये इंक्रीज करोगे कहां से, आर से आर प्लस डेल आर, तो यहाँ पर इसका दो दो सरफेसेस हैं, राइट? तो इनर एंड आउटर सरफेस दोनों का ही एरिया इंक्रीज होगा। तो व्हेन वी इंक्रीज इस रेडियस आर टू आर प्लस डेल आर, सो वी कैन से बोथ साइड एरियाज विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है बेटा? मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर तो हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा था कि डेल यू इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कितनी सरफेस एरिया हो रहे हैं, दो हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। मतलब फॉर्मूला तो एज इट इज उठाएंगे हम लोग यहाँ से, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से उठा के और इधर रख दिया, राइट? लेकिन डिफरेंस क्या है वो देखो, एक मिनट, ओके, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल यू इज इक्वल्स टू टू टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स इंटू टी। अब कितना है, तो 4 पाई आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, राइट? यही था, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास में फाइनल टर्म क्या बची थी, ये बची थी टी टाइम्स ऑफ 8 पाई आर डेल आर। तो डेल यू को 2 टाइम्स तो है ही हमारे पास, फिर टी इंटू 8 पाई आर डेल आर। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, डेल यू की वैल्यू कितनी होगी, 16 टाइम्स हो जाएगी, राइट? 16 पाई टी आर डेल आर। बोलो आई बात समझ में? इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4, ठीक है? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को तो डायरेक्ट फाइंड कर लिया, लेकिन जैसे हम लिखते थे कि स्मॉल वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द लिक्विड बबल फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल आर, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, व्हाट वी कैन राइट, द स्मॉल वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन टू इंक्रीज radius of the liquid from R to R plus del R, ठीक है? तो इसके लिए हम लिखते हैं डेल W इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी आई माइनस पी नॉट डेल आर, ठीक है? एंड इसे इक्वेशन नंबर देते हैं ये 5। सो देखिए ना, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ये इक्वेशन नंबर 4 है, सॉरी इक्वेशन नंबर 5 है, और ये इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों का यूज करते हैं। कंपेयर कर लीजिए, देखो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर
into Pi minus P naught del R equals to 16 pi T R del R। ठीक है, अब यहाँ से 4 पाई जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ से ये आर स्क्वायर में से एक आ गया, ये कार गया, ये डेल आर से डेल आर कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा पी आई माइनस पी नॉट इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ टी बाय आर। नोटिस करो यहाँ पर एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना आया था 2t बाय आर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप है। यहाँ पर कितना आया 4t बाय आर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बबल है। बबल में कितनी सरफेसेस होती हैं? 2। इसका मतलब आप सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. बोलो कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. लेकिन ये आप तब अप्लाई करोगे जब हम बात करेंगे किसकी? लिक्विड बबल की। किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड बबल की बात कर रहे हैं, तब क्या आएगा 4t बाय आर। और जब हम ड्रॉप की बात करेंगे तब क्या आएगा 2t बाय आर। ठीक है, तीसरा है इनसाइड एन एयर बबल। तीसरा क्या है? इनसाइड एन एयर बबल। तो एयर बबल के अंदर क्या होगा? तो समझिए, इन अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड एयर इज आउटसाइड द ड्रॉप एंड द लिक्विड इज इनसाइड इट। जैसे एक ड्रॉप होता है तो ड्रॉप में क्या होगा? सपोज ये ड्रॉप है, तो ड्रॉप के अंदर की तरफ क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? लिक्विड होता है, राइट? और यहाँ पर क्या होता है? एयर होता है। ठीक है, और बबल के अंदर क्या होता है? बबल, इसमें क्या होता है? इन एन एयर बबल लिक्विड इज आउटसाइड। लिक्विड कहाँ होता है? आउटसाइड। ठीक है, इन एन एयर बबल लिक्विड इज आउटसाइड द स्फेरिकल कोर ऑफ एयर। यहाँ पे होता है एयर। Thus, as in the case of a drop, an air bubble also has one free surface. फिर से रिपीट कर रहा हूं, as in the case of a drop, an air bubble has one free surface. As before, it can be easily proved that excess of pressure inside an air bubble तो excess of pressure inside an air bubble, so here excess of pressure inside an air bubble। अब यहां पर कहानी ये है कि अगर एक फ्री सरफेस है, सीधा सा आप कहानी समझो, अगर आपको दिख रहा है कि फ्री सरफेस अगर सिर्फ एक है तो प्रेशर क्या आएगा? मतलब एक्सेस ऑफ प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट इज 2t बाय आर। और अगर दो फ्री सरफेसेस आपको दिख रही हैं, देन आपको क्या लिखना है? 4t बाय आर। बोलो, कहानी क्लियर है? यस। Yes, sir. बस इतना ध्यान रखना है कि अगर एक फ्री सरफेस है तो 2t बाय आर, और अगर दो फ्री सरफेसेस हैं तो 4t बाय आर। सिंपल, क्लियर? Yes, sir. बोलो कोई डाउट यहाँ पे किसी को इतने में? No, sir. नहीं, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट? समझिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक,
तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है एक्चुअली। देखिए, कि हमने ले लिया, इसमें हमने वाटर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? पानी। टिक 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 टिक, ये हो गया पानी, बहुत सारा। ठीक, अब यहाँ पर हमने एक ग्लास लिया हुआ है। ये हमने ग्लास स्लैब ले लिया। ठीक है, ये क्या ले लिया? ग्लास। ठीक, एंड टिकर, टिकर, इस तरीके से लिया। तो यहाँ पर क्या है? वाटर, पानी। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये जो वाटर है, ये ग्लास के साथ में एक एंगल बना रहा है। ये एंगल है थीटा। ठीक है, सो हियर वी कैन से when a liquid comes in contact with a solid surface, it is generally curved. ठीक है, the angle theta which the tangent to the liquid surface at the point of contact makes with the solid surface inside the liquid is called angle of contact or the capillary angle. मतलब कि जब आप कोई सॉलिड सरफेस के साथ में, ये सॉलिड सरफेस है डेफिनेटली, राइट? ये कैसी सरफेस है? सॉलिड सरफेस है। तो जब सॉलिड सरफेस के साथ में जब कोई लिक्विड कांटेक्ट में आता है, उस टाइम पर उस पे एक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट जो एंगल बनाया होता है उस सॉलिड सरफेस के साथ में, दैट एंगल इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. या तो हम उसे Yes, एंगल sir. ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, या फिर हम उसे क्या कहते हैं? कैपिलरी एंगल। फिर से लिख दे, यहाँ पे लिख देता हूं, द एंगल थीटा which the tangent to the liquid surface at the point of contact makes with the solid surface inside the liquid is called the angle of contact or the capillary angle। ठीक है, अब यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज acute angle, it is less than 90 in the case of liquid which wet the walls of the container and is obtuse for the liquids which do not wet the walls of the container। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट, मतलब कि लेस देन 90 इन केस द लिक्विड wet the container walls। ठीक है, और दूसरा है थीटा इज ग्रेटर देन 90। कब? for the liquids, theta is greater than 90 for the liquids
do not wet the walls which do not wet the container walls. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. फॉर लाइक सपोज एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको. जैसे कि मान लो ये हमने कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर हमने इस तरीके से एक ग्लास ले लिया है, ठीक है. एंड यहाँ पर है अपना मर्क्यूरी. ये पूरा मर्क्यूरी से भरा हुआ है. Hg. मर्क्यूरी है, ठीक है. और अब यहाँ पे देखिए कि एक एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है थीटा, दिस एंगल थीटा, ठीक है. तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है ये कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज, राइट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. सो रिपीट कर रहा हूँ. द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90 इन केस ऑफ द लिक्विड्स विच वेट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. पहली चीज जो हमने आगे देखा. दूसरा, and it is obtuse for the liquids which do not wet the walls of the container. मतलब कि मर्क्यूरी जो है वो उस वॉल को, मतलब जो अपने कंटेनर की जो वॉल है उसे वेट नहीं करेगी. तो एंगल कितना बनेगा? ग्रेटर देन 90. ये चीज क्लियर है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक. द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये मेडिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. द एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास सरफेस इज जीरो. ये नोट डाउन कर लेना आप अच्छे से. द एंगल ऑफ कांटेक्ट, द एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास सरफेस, क्लीन क्लीन ग्लास सरफेस इज जीरो. बोलो, आई बात समझ में? ये आपको ध्यान रखना है. एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास सरफेस इज जीरो, ठीक है. बोलो, यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. हम्म. अब समझो.
ऑर्डिनरी वाटर और ग्लास के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो आएगा 8 डिग्री. कितना? फॉर ऑर्डिनरी वाटर एंड ग्लास के बीच में जो एंगल थीटा बनेगा दैट एंगल विल बी 8 डिग्री. फॉर मर्क्यूरी एंड ग्लास, फॉर मर्क्यूरी एंड ग्लास ये थीटा कितना होगा? 140 डिग्री. ठीक है, ध्यान में रहेगा इतना. अरे सिर्फ याद रखना है बेटा, इसमें कुछ है नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है ये 2 पॉइंट्स. ठीक है, कि ऑर्डिनरी वाटर और ग्लास के बीच में कितना बनेगा एंगल, तो 8 डिग्री, एंड मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में कितना बनेगा, तो 140 डिग्री. ठीक है, चलिए Yes, sir. आगे देखिए. नाउ नेक्स्ट है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं. नेक्स्ट है कैपिलरिटी. नेक्स्ट है कैपिलरिटी. तो कैपिलरिटी क्या है? अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर इज कॉल्ड अ कैपिलरी ट्यूब. समझ में आया? अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर is called a capillary tube. ठीक है, और ये कैसा होता है? तो इट्स लाइक अ हेयर, छोटे छोटे बाल होते हैं ना, इट्स लाइक अ हेयर. ठीक है, हेयर लाइक ट्यूब हम किसे कह सकते हैं. चलिए देखिए, एक डायग्राम बना के फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में. ठीक है, नाउ इसमें वाटर फिल किया हुआ है लाइक दिस. ठीक है, एंड इसमें समझ में आ रहा है कुछ? अभी आएगा धीरे धीरे. ये लिक्विड है, दिख रहा है सभी को हाईएस्ट पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir.
like this. अब आप देखिए, it is found that when a capillary tube open at both the ends and both ends is dipped in a liquid, the liquid rises up in the tube. आप देख सकते हैं कि जो liquid है वो ट्यूब के अंदर कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. On the other hand, when the capillary tube is dipped in a liquid which does not wet the walls of the container, the liquid depresses below the free surface of the liquid in the container. कैसे, तो वो मैं बता देता हूँ, मैंने ड्रॉ नहीं किया अभी. देखिए आप यहाँ पर. So here, when the capillary tube is dipped in a liquid which does not wet the wall of the tube, the liquid depresses below the free surface of the liquid in the container. देखो इसके अंदर कैसा हो रहा है, लिक्विड जो है डिप्रेस हो रहा है. यस और नो. और यहाँ पर लिक्विड क्या हो रहा है, इसमें लिक्विड राइज हो रहा है और इसमें लिक्विड डिप्रेस हो रहा है. मतलब कि इसका जो शेप है वो आप देखिए. क्लियर है यहाँ तक? This rise or fall of a liquid in a tube of very fine bore is called capillarity. ये जो rise और fall हो रहा है लिक्विड का ट्यूब के अंदर, ठीक है, very fine bore is called a capillarity. क्लियर है यहाँ तक? So this rise or fall of a liquid. Hello everyone. Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. गुड. क्लियर है सभी को कैपिलरिटी क्या होती है? राइट? ठीक है. दूसरी चीज यहां पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं, आप डायग्राम में देखो कि जितना नैरो आपका ट्यूब होगा, ठीक है, उस पे भी ये लिक्विड कितना राइज होगा और कितना डिप्रेस होगा वो डिपेंड करता है. तो वी कैन से कि इट हैज बीन सीन दैट the extent to which a liquid rises or depresses depends upon the radius of the bore of the tube. The narrower the bore of the tube, the greater is the rise or fall. देखो जैसे यहां पर ये नैरो ट्यूब है, ये नैरो ट्यूब है, राइट? तो कंपैरेटिवली राइज और फॉल जो है आपको देखने को मिलेगा. जैसे इस ये यहां तक राइज हो रहा है, देखिए ये जो है ये नैरो है इसलिए ये यहां तक राइज हुआ, जबकि ये नैरो नहीं है, इसकी रेडियस ज्यादा है तो ये यहां तक राइज हुआ. सिमिलरली ये नैरो है इसलिए ये यहां तक फॉल हो रहा है, ठीक है, और ये ब्रॉड है इसलिए यहां तक फॉल हो रहा है. बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. क्लियर है? Yes. चलिए, अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने कहां देखी है कैपिलरिटी की? किसी को ध्यान में तो बताइए. चलो, कैपिलरिटी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हो क्या रहा है कि लिक्विड या तो राइज हो रहा है या तो फॉल हो रहा है, राइट? यही तो हो रहा है. तो ऐसा आपने कहां देखा है कि जिससे कि कोई चीज नीचे से ऊपर जाती हो या लिक्विड जो है वो ट्रांसफर होता हो? तो आपने देखा होगा कि जैसे पहले के जमाने में ना लालटेन होती थी, राइट? अरे लालटेन देखी है क्या किसी ने? Yes, sir. कि सारे ही अंग्रेज हो? देखिए सर. हैं? देखी है. देखिए. सो जिसे कहते हैं लैंटर्न, ठीक है. अब इसमें क्या होता था कि एक कॉटन विक होती है,
या पहले के जो इवन जो वो आते थे, क्या बोलते हैं उसको, प्राइमस वगैरह जैसे कहते हैं उसे, ठीक है, जिसपे हम खाना पकाया करते थे पहले के टाइम में, मतलब पहले के टाइम मतलब आज से मैं करीबन 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 25 ईयर्स बिफोर, ठीक है। अभी भी मिलते हैं बट यूजुअली लोग अब इसका यूज नहीं करते हैं इतना ज्यादा, तो हो सकता है आपने नहीं देखा हो। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कॉटन विक होती है, ठीक है, सो उसके अंदर ऑयल राइज होता है कॉटन विक के थ्रू, ठीक है। सो ऑयल राइजेज इन द कॉटन विक ऑफ अ लैम्प through the small through the small capillaries formed by the threads of the wick. Clear ये चीज? दूसरा, tip of the nib of a pan is split to provide capillary action for the ink to rise. आपने देखा होगा कि इंक को कैसे हम फील करते हैं, जैसे आप इंक पेन यूज किया है किसी ने, इंक पेन यस सर। जो पहले के जमाने में आता था वो वाला, जिससे कि आप उसको अंदर डीप करते थे और उसको प्रेस करते थे तो खींच के ऊपर आ जाता है, वो भी देखा हुआ है आपने, यस सर। राइट? यस सर। फिर आपने देखा होगा कि ब्लॉटिंग पेपर अब्सॉर्ब्स इंक बाय कैपिलरी एक्शन। यस सर। और सबसे इजी एग्जांपल जो हम रूटीन लाइफ में डेली यूज होता है वो चीज, तो कि हम, अगर आप हर रोज नहाते हो, एक्सेप्शनली हो सकता है कोई नहीं नहाता हो रोज, तो डेली जब आप नहाते हो तो आप क्या करते हो, अपनी बॉडी पे जो वाटर है उसको सोक करने के लिए टॉवेल का यूज करते हो, तो टॉवेल इज आल्सो यूजिंग कैपिलरिटी एक्शन, कैपिलरी एक्शन से ही तो वो अब्सॉर्ब करेगा वाटर को अपनी बॉडी पे से। फिर आप अगर बायोलॉजी पढ़ते हो तो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कैपिलरी एक्शन के बारे में, कि जिससे कि हम लोग पानी हर एक को लीव्स पे नहीं दे रहे हैं, पानी कहाँ दे रहे हैं, उसके रूट्स पे दे रहे हैं, तो वो हर एक ब्रांच के अंदर वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर देता है वाटर, राइट? तो कैपिलरी एक्शन, दैट वाटर रीचेस एवरी ब्रांच ऑफ द प्लांट और अ ट्री फ्रॉम द स्टेम, ये भी हमने नोटिस किया हुआ है। फिर मॉइस्चर इज ऑल्सो राइजिंग इन द प्लांट बाय द कैपिलरी एक्शन। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे कैपिलरी के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई, है किसी नो को कोई सर। कोई इसमें दिक्कत? यस और नो? नो सर। चलो देखो, इसके लिए एक डायग्राम से समझेंगे इसे, सो लेट्स ड्रॉ इट। चलिए देखिए, ये इस तरीके का शेप लेगा, राइट? यहाँ पे ये पानी भर दिया ऐसे, ठीक। अब देखो यहाँ पे
कहानी आगे की। अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस सरफेस पे, ये वाली जो सरफेस है यहाँ पे, ये कुछ ऐसा होगा, एक टेंजेंट यहाँ पे आएगा like this, so it will make here one angle theta, here is angle theta, similarly ये angle theta and this angle theta, and इसे मैं एक बार फिर से यहाँ पे बनाता हूँ। Just a minute. ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ओके, नाउ हियर टेंशन इज वर्किंग, हियर इज टेंशन इज वर्किंग, ठीक है। सो कंसीडर अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r open at both ends and dipped into a liquid which wets the walls of the tube. The angle of contact for which a liquid will be acute and hence the meniscus will be concave. Let theta be the angle of contact and t is the surface tension of the liquid. तो यहाँ पर हमने कैपिलरी ट्यूब ली है जिसकी रेडियस कितनी ली है r, दोनों साइड से ओपन है, dipped into a liquid which wets the wall of the tube. So angle of contact for such a liquid will be acute and hence the meniscus will be concave. Theta be the angle of contact and t is the surface tension of the liquid. यहाँ तक की कहानी क्लियर है सभी को? देखो ये हम ऑलरेडी स्टडी करते आए, ये सब चीजें इतनी देर से हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये हाइट है h, ठीक है। Now here the liquid surface in contact with the walls of the tube all along the circle of circumference 2 pi r. Repeat कर रहा हूं, the liquid surface is in contact with the walls of the tube all along the circle of circumference 2 pi r, where r is the radius of the circle. Circle मतलब ट्यूब, ये r क्या है, रेडियस ऑफ द ट्यूब। Due to surface tension of the liquid, force T per unit length acts along the tangent to the meniscus and inward direction. Since the liquid surface has a tendency to contract, it pulls the tube inwards all along the circumference of the circle of contact. Thus, the liquid exerts a force T per unit length on the glass tube, and in accordance with the Newton's third law of motion, the tube gives an equal and opposite reaction R to the liquid in a direction as shown in the figure. तो देखो जैसे कि टेंशन जो है वो क्या करेगा, टेंशन इज एक्टिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या कोशिश करता है कि जो सरफेस है उसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि जितना वो अंदर की तरफ खींचेगा उतना ही एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ रिएक्शन फोर्स देगा बाहर की तरफ। यस और नो? Yes, sir. तो ये जो रिएक्शन फोर्स है क्या ये टेंशन के इक्विवेलेंट होगा? Yes. तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो थीटा एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग इसके कुछ यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पोनेंट ले सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, बिकॉज आर एंड टी बोथ आर इक्वल, आर और टी दोनों कैसे हैं, इक्वल है। सो वी कैन राइट इन दिस वे। तो ये आ जाएगा आपका टी साइन थीटा एंड ये आ जाएगा आपका टी कॉस थीटा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. कोई डाउट? No. Okay, so t sin theta per unit length along horizontal and radially outward all along the circle of contact. अब ये जो t sin theta है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं,
कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज बोथ आर वर्किंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? यस और नो? Yes, sir. जबकि t cos थीटा जो है विच एक्ट्स पर यूनिट लेंथ अलोंग द वर्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये क्या कर रहा है, जबकि ये t cos थीटा और ये t cos थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा. सो हियर टोटल अपवर्ड फोर्स ऑन द लिक्विड क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा. मतलब कि पूरी की पूरी जो स्फीयरिकल जो सरफेस है उसके ऊपर ये टेंशन एक्ट कर रहा है, एंड दैट इज एक्टिंग in the upward direction. So we will write 2 pi r into t cos theta. So we can say total upward force on liquid equals to 2 pi r into t cos theta. बोलो आई बात समझ में? Now, under the effect of this upward force, the liquid rises in the tube to a height h. लिक्विड जो है कहाँ जा रहा है, h हाइट पे जा रहा है, दिख रहा है सभी को? Yes, sir. अब देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्ट, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा था वो तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. कितना लग रहा है, तो 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा लग रहा है, राइट? दूसरी चीज कि उसकी वजह से जो लिक्विड है वो राइज हुआ कितना हाइट तक, एच हाइट तक, टिल द वेट ऑफ द लिक्विड above the free surface becomes just equal to the vertical upward force. और ये तब तक हाइट एच जो राइज हो गया जब तक कि दोनों का जो वेट है, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स एंड द वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, ये दोनों कैसे नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए, तब तक ये लगेगा. तो वी कैन से वेट ऑफ द लिक्विड above the free surface of liquid in the container equals to volume of the liquid in tube up to height h plus volume of liquid in meniscus into rho into g. देखो वेट को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू ग्रेविटी. समझो ये आप लोग कंफ्यूज मत हो, वेट को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू ग्रेविटी लिखते हैं कि नहीं बेटा? Yes, sir. और मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. Yes. तो क्या हम इसे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी लिख सकते हैं, पहले ये बताओ. Yes, sir. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि वेट ऑफ द लिक्विड अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर, तो उसको कैसे लिखा जा रहा है, देखो वेट ऑफ द लिक्विड, weight of the liquid above the free surface of liquid in the container equals to क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब अप टू हाइट h, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब अप टू h हाइट, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन मेनिस्कस अच्छा अब यहाँ पे देखो हमने वॉल्यूम ले लिया किसका, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब अप टू हाइट h प्लस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द मेनिस्कस. तो हमने अभी क्या लिया है,
सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम ही तो लिया है। अब हमें क्या बच रहा है, रॉ इंटू जी, तो हम यहाँ पे रॉ इंटू जी लिख सकते हैं ऐसे, बोलो समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? सर ये रॉ इंटू जी देखो मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या लिखा है, वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है बेटा, पहले ही बताओ। यस सर। होता है। क्या मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू यस। वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो वी रॉ इंटू जी लिखना कोई दिक्कत है? नो सर। वी क्या है, वॉल्यूम। तो ये जो बेटा यहाँ यस। पे हमने लिया है, ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम हो गया, देन ये आपका रॉ आ गया, देन ये आपका जी आ गया। बोलो आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन अ सिलिंड्रिकल, सॉरी यहां तक समझ में आ गया ना? इफ वी कंसीडर मेनिस्कस एज टू बी हेमिस्फेरिकल इन शेप, देन वेट ऑफ द लिक्विड अबव द फ्री सरफेस equals to volume of liquid in cylindrical, sorry in cylinder of radius r and height h. समझिए इसका शेप देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये h हाइट ले ली, अगर हम ये ले लेते हैं कि ये r हाइट है, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस r है, ठीक है। इसकी रेडियस है r, ये हाइट हो जाएगी r, ठीक है। तो एक चीज समझो, पहले हमें इतना ऐड करना पड़ेगा, पाई आर, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कहाँ से, एच हाइट का, फिर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आर हाइट के लिए, और उसके बाद में ये जो यहाँ पर आपको मिल रहा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये जो हेमिस्फीयर बनाया है, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा उतना। आपको टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना वॉल्यूम प्लस ये वॉल्यूम माइनस यहाँ वाला, दिस हेमिस्फीयर वाला। समझ में आया? यस सर। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, वी कैन से, तो टोटल वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो ये आ जाएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू आर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो कितना है 2/3 पाई आर क्यूब, और बाद में है रॉ इंटू जी, ठीक है। तो देखो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर तीनों में क्या है, कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर को ले लो बाहर, बचेगा क्या अंदर, H plus R minus 2/3 R. एक मिनट, ये स्टेप समझ में आया सभी को? ये r माइनस 2r/3 करेंगे तो 3r माइनस 2r, तो r/3 हो गया, और ये h तो है ही, तो h प्लस r/3 इंटू रॉ इंटू जी। तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, अरे सॉरी वेट आ गया, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमने क्या किया था कि अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड अबव द फ्री सरफेस, राइट, ये लिखा था। फॉर इक्विलिब्रियम हमने क्या किया था, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू क्या था, डाउनवर्ड वेट ऑफ द लिक्विड, सो वी कैन राइट टोटल अपवर्ड फोर्स equals to weight of the liquid
weight of the liquid above free surface. ठीक है, तो टोटल अपर फोर्स है 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड अबव द फ्री सरफेस। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन, पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस आर बाय 3 इंटू रॉ इंटू जी। ठीक है, तो ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, राइट। हमें फाइंड करना है टी, तो टेंशन टी क्या आ जाएगा, तो टेंशन टी आएगा आर इंटू एच प्लस आर बाय 3 इंटू रॉ इंटू जी बाय 2 कॉस थीटा। ये मैं डायरेक्टली स्टेप लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाद में। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि when the tube is of a very fine bore, so in that case r by 3 can be neglected compared to h. ट्यूब जो है, ट्यूब is of a very fine bore, so r by 3 neglected, ठीक है, compared to h. हाइट के मुकाबले तो रेडियस बहुत ही छोटी होगी ना, राइट। तो r by 3 को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू आर एच रॉ जी बाय 2 कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया टेंशन। बोलो क्लियर है यहां तक। और Yes. आपको अगर हाइट पूछी जाए तो हाइट क्या लिख सकते हैं, 2t cos थीटा बाय r रॉ जी। बोलो, ये जो फॉर्मूला आया है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एसेंट फॉर्मूला। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एसेंट फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। No, sir. पक्का। Yes. Yes, sir. ग्रेट, ठीक है। सर बोलो, सर हमारा 4:35 को केमिस्ट्री का क्लास है। अच्छा ओके ओके, ठीक है चलो। तो वैसे भी अपना यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एक चीज बतानी है, वो देख लो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, ये लास्ट पॉइंट है। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, surface tension of liquid decreases by increase in temperature, ठीक है। and for small temperature differences it decreases almost linearly. The surface tension of a liquid becomes zero at a particular temperature, and that temperature is called critical temperature of the liquid. So we can say surface tension of a liquid is, liquid becomes zero at a particular temperature, and that temperature is called critical temperature of that liquid, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, सब फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो गई अपनी, ठीक है। चलिए।